कार्डिया एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सर्जरी में। ये बेसिकली हम कहते हैं एक मोटिलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। एंड बहुत सारे मोटिलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं इसोफेगस के। सम ऑफ देम एट दी लेवल ऑफ वॉलंटरी स्वॉलोइंग, जिनमें मसला होता है वॉलंटरी कंपोनेंट ऑफ स्वॉलोइंग में, एंड देयरफॉर मसला होता है एट द फेरिंगो इसोफेगियल जंक्शन। फिर बहुत सारे कॉजेज़ हैं which have to do with the which are basically present or acting at the level of the body of the esophagus, and फिर कुछ causes हैं जो कि present होती है at the level of the lower esophageal sphincter, eclasia cardia being one of them। eclasia cardia इतना common नहीं है but it is a cause of dysphagia जो कि respond करता है well to treatment, ठीक है। eclasia cardia में जब हम बेरियम swallow करते हैं तो ये birds beak appearance आती है, ये नीचे बर्ड बीक की तरह एकदम से टेपरिंग हो जाती है बिकॉज दैट इज़ वेयर वी हैव अ बिनाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेपरिंग कितनी स्मूथ है। अगर हम बेरियम सोलो करते हैं ना कार्सिनोमा में, तो तब भी टेपर आना था, लेकिन द टेपरिंग वुड नॉट हैव बीन स्मूथ, ठीक है। उसको हम बर्ड बीक डिफॉर्मिटी यानी बर्ड बीक अपीयरेंस नहीं कहते हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज इट्स अ मैलिग्नेंसी। सो वी नीड टू डिफरेंशिएट एक्लेसिया कार्डिया फ्रॉम कार्सिनोमा, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती है, माइंटेरिक प्लेक्सस के गैंग्लिया सेल्स एब्सेंट होते हैं, जिनकी वजह से बॉडी ऑफ दी इसोफेगस में आपको पेरिस्टालिसिस भी डिटेक्ट नहीं होती, और वक्त पर जिस वक्त पर लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर ने रिलैक्स करना होता है ना इन एंटिसिपेशन ऑफ फूड विच इज़ गेटिंग स्वोलोड, तो वो रिलैक्सेशन भी नहीं होती। क्लिनिकल फीचर्स वही हैं कि मिडिल एज में यूजुअली प्रेजेंट करते हैं एज अपोज टू ओल्डर एज ग्रुप फॉर इसोफेगल कार्सिनोमा, यानी मिड लाइफ में डिस्फेगिया ही होता है, लेकिन साथ में पेन भी होता है। रिगर्जिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी रात के वक्त होती है। रिगर्जिटेशन का ये मतलब है कि अनडाइजेस्टेड फूड वापस बाहर आ जाता है विदाउट एनी एफर्ट, यानी वॉमिटिंग में तो बाकायदा कॉन्ट्रैक्शन होती है ना एब्डोमिनल मस्कुलेचर की, इट्स फोर्सफुल, तो पता चलता है। वो रिगर्जिटेशन में जो चीज़ें होती हैं ना डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड ही, वैसे तो नॉट डाइजेस्टेड बिकॉज वो इसोफेगस के लेवल तक ही रह जाती हैं, वो बस रात के वक्त लेटते वक्त बाहर आ जाती हैं फ्रॉम द माउथ, बट देयर इज़ंट एनी एफर्ट इन्वॉल्व, यानी ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा कोई कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं एब्डोमेन की, राइट। दोज आर नॉट परसीव्ड, इट इज़ बेसिकली एफर्टलेस। डायग्नोसिस में वी गो फॉर गोल्ड स्टैंडर्ड इज़ मैनोमीट्री, लेकिन हम एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोस्कोपी में हमें नज़र आएगा कि टाइट कार्डिया है, हमें बाकायदा फूड रेजिड्यू नज़र आ सकता है इसोफेगस में। हम बेरियम रेडियोलॉजी कर सकते हैं, ऑस्मियम उन्हें इमेज देनी है, हमें स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि जिसकी स्मूथ सी टेपरिंग होगी डिस्टल एंड ऑफ इसोफेगस पर, जिसको हम बर्ड स्पीक कहते हैं। लेकिन हमेशा फर्म डायग्नोसिस के लिए वी मस्ट गो फॉर इसोफेगियल मैनोमीट्री, वरना हम डायग्नोसिस नहीं कर सकते हैं। मैनोमीट्री में हम एक्चुअली प्रेशर चेंजेस देखते हैं ना, हम देखते हैं कि अच्छा अब फूड यहाँ तक पहुँच गया, अब लोअर इसोफेगियल रिलैक्सेशन होनी चाहिए थी बट नहीं हुई। ऐसी चीज़ें हम मैनोमीट्री में देख सकते हैं ना। अच्छा अभी कुछ भी नहीं हो रहा, एक नॉर्मल रेस्टिंग प्रेशर होता है लोअर इसोफेगियल स्फिंक्टर का, लेकिन इस इंडिविजुअल में वो रेस्टिंग प्रेशर ज़्यादा है कंपेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है ना। सो ये बातें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रीटमेंट में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, एक होती है फोर्सफुल डायलिटेशन ऑफ द कार्डिया, ठीक है, इसको हम न्यूमैटिक डायलिटेशन भी कहते हैं। इसमें जो कार्डिया वाला पोर्शन होता है ना, उसको हम एक बलून की मदद से स्ट्रेच करते हैं। अब वो मसल है ना स्फिंक्टर, तो उसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं, और जब वो मसल डिस्टर्ब हो जाता है तो कॉम्पिटेंस ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। प्लास्टिक बलून्स का इस्तेमाल किया जाता है प्राइमरीली, और हम जो एक्सटर्नल डायमीटर होता है ना उस प्लास्टिक बलून का, हम उसको बहुत प्रिसाइसली कंट्रोल करते हैं बिकॉज वी डोंट वांट टू कॉज डैमेज। इसके बावजूद एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है इस प्रोसीजर की, विच इज़ परफोरेशन। इवन दो प्रिसाइसली हम कंट्रोल कर रहे हैं एक्सटर्नल डायमीटर को इन ऑर्डर टू स्ट्रेच द मसल, समटाइम्स वी कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज के परफोरेशन हो सकती है उस लेवल पर, सो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और जितना बड़े बलून का आप इस्तेमाल करते हैं ना, उतना ज़्यादा रिस्क होता है परफोरेशन का। तो ये होगी न्यूमैटिक डायलिटेशन। ये ऑफन टाइम्स वॉस्पी में ये इमेज बताते हैं कि पेशेंट को डिस्फेगिया है। अब ये एक प्रोग्रेसिव क्रॉनिक कंडीशन है, तो लंबी हिस्ट्री होगी, ठीक है। पेशेंट को एक डिस्फेगिया है, लंबी हिस्ट्री है, थोड़ा बहुत वेट लॉस एज यू माइट एक्सपेक्ट, ठीक है। और रात के वक्त रिगर्जिटेशन होती है, जो चीज़ खाई होती है वो अनडाइजेस्टेड वापस आ जाती है विदाउट एनी एफर्ट, यानी इट्स नॉट वॉमिटिंग के एब्डोमिनल मस्कुलेचर ने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट किया एंड पेशेंट वॉमिटेड इट आउट के रचिंग, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती। इसके बाद वी हैव हेलर्स मायोटमी। इसमें उन्होंने शो किया हुआ है कि टेपरिंग हुई हुई है, देयर इज़ अ स्ट्रक्चर एट द डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस, लेकिन टेपरिंग स्मूथ नहीं है बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्लेसिया कार्डिया, दिस इज़ अ मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ सी इसोफेगस। अच्छा अब हेलर्स मायोटमी सेकंड ऑप्शन है, उसमें हम ना इसमें देखो ना इन्होंने शो किया हुआ है लोअर इसोफेगियल रीजन,
उन्होंने मसल को कट किया है, लोअर इसोफेगस के भी और कार्डिया के भी, विच इज़ पार्ट ऑफ द स्टमक। अब इसका मसला ये है कि क्योंकि हम कट करें ना सर्जिकली, तो पोस्ट ऑपरेटिव एक कॉम्प्लिकेशन होती है जिसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिफ्लक्स, यानी बाद में गर्ड डेवलप हो सकता है ऑपरेशन से, जब मतलब इंडिविजुअल हीलिंग फेज से निकल जाता है। इसलिए ऑफन टाइम्स हेलर्स मायोटमी के साथ ना एक सेकेंड मतलब एक कंपोनेंट ऐड किया जाता है, साथ हम ना फंडोप्लिकेशन कर लेते हैं, पार्शियल एंटीरियर फंडोप्लिकेशन। मकसद ये होता है कि गर्ड को डेवलप करने के चांसेस मिनिमाइज़ हो जाएं। अच्छा, अगर आपने न्यूमेटिक डायलिटेशन की एंड इट फेल्ड, इट डिड नॉट वर्क एंड यू वेंट फॉर हेलर्स मायोटमी, देन इट इज़ लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन 90% केसेस। सो प्रॉब्लम विद न्यूमेटिक डायलिटेशन वॉस की परफोरेशन हो जाती है इवन इफ़ यू वेरी केयरफुल। जितना बड़ा आप बलून इस्तेमाल करते हैं इन ऑर्डर टू बेसिकली डिस्टर्ब द मस्कुलेचर, उतना ज़्यादा रिस्क होता है कि आप परफोरेशन कॉज करते हैं। हम किस मसल को स्ट्रेच कर रहे होते हैं? वो मसल जो कि कार्डिया ऑफ द स्टमक एंड स्फिंक्टर का है, ठीक है। और ये भी काफ़ी सक्सेसफुल होता है। 75 से लेकर 80% केसेस में न्यूमेटिक डायलिटेशन गेट्स द जॉब डन। लेकिन जिन केसेस में इट डज़ नॉट वर्क, देन वी गो टुवर्ड्स सर्जिकल अप्रोच, ठीक है। इसमें तो हमने सिर्फ बलून को इंसर्ट करना है ना, प्लास्टिक बलून को, और उससे स्ट्रेच करना है मसल को। इसमें हमें बाकायदा सर्जरी करनी है, हमने जीए देना है, इंडिविजुअल की फ़िटनेस करनी है, मसल को हमने काट देना है, लोअर इसोफेगस के मसल को भी और कार्डिया के मसल को भी, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम परफोरेशन की थी, ओवर हेयर गर्ड हो सकता है, इसलिए हम ना साथ में एक और ऑपरेशन कर लेते हैं। हेलर मायोटमी के साथ ना हम पार्शियल एंटीरियर फंडोप्लिकेशन कर देते हैं ताकि पोस्ट ऑप रिफ्लेक्स डेवलप करने के रिस्क मिनिमाइज़ हो जाए। एक हमारे पास ऑप्शन होती है कि इफ़ यू डोंट वांट टू गो फॉर सर्जरी, तो हम एंडोस्कोप के ज़रिए इंजेक्ट कर देते हैं बोटुलिनम को इनटू द लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर। बोटुलिनम क्या है? वो जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर्स हैं उनको वो ब्लॉक कर देता है। अब जाहिर सी बात है इफेक्ट परमानेंट नहीं है, जब तक बोटुलिनम टॉक्सिन वहाँ रहेगा तब तक उसने लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को रिलैक्स रखना है, ठीक है। तो आपको कुछ महीने बाद फिर एंडोस्कोप के ज़रिए इंजेक्ट करना पड़ेगा बोटुलिनम को, ठीक है। इसलिए हम इन जनरल उन पेशेंट्स में करते हैं जो कि एल्डरली है, जिनमें सर्जरी इज़ नॉट एन ऑप्शन। ड्रग्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड, ठीक है। वो बहुत इफेक्टिव नहीं है, लॉन्ग टर्म यूज़ ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, बट हम सब लिंगुअल नाइफेडामीन, यानी ज़ुबान के नीचे नाइफेडामीन विच इज़ अ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसकी वजह से भी रिलैक्सेशन होती है। सो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं।